कंगना मामले में संजय राउत ने बिना नाम लिए राज ठाकरे को लपेटा और कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड ही चलना चाहिए और फिलहाल वह खतरे में है। संजय राउत ने कंगना रनौत मामले पर राज ठाकरे के लिए ये शब्द उकसाने के लिए लिखे कि सामने आए और उद्धव जी की रक्षा करें। कंगना ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास व्यक्त करने के बाद मुंबई को पीओके और पाकिस्तान की उपासना दे डाली, लेकिन मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने चुप्पी साधे रखी है। कंगना ने शिवसेना को खुली चुनौती भी दी थी कि मुंबई आने से मुझे रोकने वालों, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। उसके बाद संजय राउत ने उन्हें जवाब दिया कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। बीजेपी ने कंगना का पक्ष लिया और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी कंगना पर टिप्पणी करते आ रहे हैं। राजनीतिक समीकरण की वजह से राज ठाकरे शांत हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मुंबई और मराठी मानुष के मसले पर अब तक चलने वाली मनसे मुंबई को पीओके और पाकिस्तान कहने के बाद कैसे शांत रह गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने एक लेख में लिखा। इस लेख में उन्होंने राज ठाकरे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि मुंबई और महाराष्ट्र की बदनामी होने के समय वो शांत कैसे बैठे हैं। संजय राउत ने लिखा था कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। ये ग्रहण बाहर के लोग लगा रहे हैं। मुंबई को पाकिस्तान और बाबर कहने वालों के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये दुखद है। सुशांत और कंगना के पीछे खड़े होकर भाजपा बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में उच्च वर्णीय राजपूत और क्षत्रिय मतों को हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उसके लिए महाराष्ट्र का अपमान हुआ तो भी उनको हर्ज नहीं। ठाकरे और पवार महाराष्ट्र के स्वाभिमान के ब्रांड हैं। मुंबई में से इस ब्रांड को नष्ट करने और महाराष्ट्र पर कब्जा करने की साजिश अब सबको समझ आ रही है। राज ठाकरे भी इसी ब्रांड का हिस्सा हैं और भविष्य में उन्हें भी इससे समस्या होगी। शिवसेना के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड का ही जोर होना चाहिए। जिस दिन ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगा, उस दिन मुंबई खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंगना मसले पर राज ठाकरे दोनों तरफ से घिर गए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संजय राउत ने इस मामले पर राज ठाकरे को घेर लिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि मुंबई और मराठी मानुष के मुद्दे पर आक्रामक रुख रखने वाले मनसे आखिर चुप क्यों है। संजय राउत के लेख पर मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि जब मनसे को जरूरत थी तब शिवसेना चुप थी। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर राज ठाकरे की चुप्पी का मतलब है कि कंगना का विरोध करने से लगेगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इसलिए राज ठाकरे असमंजस में हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका में बहुत बदलाव किए। लोकसभा चुनाव के वक्त जो मोदी शाह के खिलाफ बोलते थे, वो अब मोदी शाह का गुणगान कर रहे हैं। मनसे की वर्षगांठ पर उन्होंने हिंदुत्ववाद का नारा दिया था और अपना झंडा आधिकारिक तौर पर भगवा कर दिया। कंगना रनौत के बयान के बाद भी भाजपा नेता उनके पीछे खड़े रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कंगना को Y+ सुरक्षा दे दी। महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति अभी अस्थिर है। एक दूसरे से अलग विचारधारा वाले 3 दल मिलकर सत्ता में आए हैं और जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं वो भाजपा सत्ता से बाहर है और ऐसी परिस्थिति में मनसे अपना अस्तित्व टटोल कर देख रही है। महाराष्ट्र में जब कोई सत्ता में नहीं आया था तब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे एक दूसरे से मिल रहे थे। उसके बाद भी मनसे ने ठाकरे सरकार पर बार बार टिप्पणियां की। उद्धव ठाकरे की सरकार के काम का लेखा जोखा देखने के लिए भी मनसे ने सर्वे किया था। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उस पर भी राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की वाह की थी। मनसे और शिवसेना में कई बार टकराव भी दिखा, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को राजकीय दृष्टि से एक रखने के लिए बहुत बार कोशिशें हुई। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर उनके एक साथ आने का भी उदाहरण है। लॉकडाउन से पहले विपक्षी भाजपा ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और इनमें मनसे ने भी साथ दिया था। बिजली का बहुत ज्यादा बिल आना, मंदिर और जिम खोलना, स्कूल की फीस कम करना, राज्य की बिगड़ी अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। ऐसा लग रहा है कि अब पंचायती राज और महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं तो उसकी पूरी तैयारी मनसे ने की है। इसलिए उन्होंने लोगों की भावना समझने के लिए सर्वे भी किया है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की कोशिश की।
राज्यसभा में मंगलवार को 0 आवर्स में बॉलीवुड की हो रही आलोचना के बीच ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पक्ष में खड़ा होने की अपील की। उन्होंने बीजेपी सांसद रवि किशन पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने कहा कि जब भी देश में कोई समस्या सामने आती है, सबसे अधिक बॉलीवुड के लोग ही मदद के लिए खड़े होते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही एसपी सांसद जया बच्चन ने भावुक होकर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है कि इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक अदाकार ने इंडस्ट्री के खिलाफ बोला, ये काफी निंदनीय है। लोकसभा में सोमवार को बॉलीवुड के ड्रग मामले को उठाने पर भी उन्होंने चिंता जताई। सोमवार को बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन का मामला उठाया था और इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। जया बच्चन ने भी उनका नाम लिए बिना कहा, कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया ने कहा, चंद लोगों के लिए पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जा सकता। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस मामले की जांच चल रही है। इसमें ड्रग्स से लेकर कई तरह के दूसरे मामले आ रहे हैं और बॉलीवुड के कई कलाकार निशाने पर हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पड़ोसी देशों से मादक पदार्थों की तस्करी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा इसके सेवन के संबंध में एनसीबी द्वारा की जा रही जांच का मुद्दा उठाया। सोमवार को लोकसभा में उठाए गए इस मुद्दे पर इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई। रवि किशन ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, साथ ही देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश। उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरी मांग है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और चीन और पाकिस्तान की साजिश पर रोक लगाई जाए। रवि किशन की यही मांग जया बच्चन को पसंद नहीं आई। इसके पहले कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने पूरे मामले में अमिताभ बच्चन की खामोशी को लेकर सवाल उठाए थे। जाहिर है ये सवाल भी जया बच्चन को अच्छा नहीं लगा होगा। कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री की माफियाओं और ड्रग्स से जुड़े मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। पूरी शिवसेना कंगना के खिलाफ लगी हुई है। शिवसेना के साथ शरद पवार और कांग्रेस भी है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में शिवसेना के साथ है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की लाइन पर ही चलती दिखीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक बार फिर दिशा सालियान से जुड़ता दिखने लगा है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दावा किया कि उन्हें 8 जून की रात हुई पार्टी के बारे में सब पता है और दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन राय कुछ छिपा रहा है। इसी पार्टी में एक राजनेता के शामिल होने की चर्चा है और इसी के बाद कथित तौर पर दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। दिशा सालियान ने यह कदम क्यों उठाया था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी मृत्यु के एक हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या कर ली थी, जिस कारण लोग दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का दावा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौतों में कोई न कोई संबंध जरूर है, जो जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। बीजेपी के नीतीश राणे ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें दिशा सालियान की मृत्यु का सच पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि दिशा की बॉयफ्रेंड रोहन खुद सबके सामने आकर सच को बताएं। नीतीश राणे ने कहा कि रोहन के पास 8 जून की रात का एक बड़ा सच है, जिस कारण वो इतने दिनों से मैंगलोर में जाकर बैठे हुए हैं। उनके बिना ये जांच पूरी नहीं हो सकती। नीतीश राणे ने कहा कि उन्हें दिशा सालियान की मौत के पहले 8 जून को हुई पार्टी के बारे में सब कुछ पता है। दिशा के मंगेतर रोहन राय के बारे में नीतीश राणे ने कहा कि वो इस बारे में सब जानते हैं। पता नहीं वो डर कर क्यों छिप रहा है, उसे आगे आकर सब बताना चाहिए। राणे ने सवाल उठाते हुए कहा, जब दिशा गिरी तो रोहन वहां 25 मिनट के बाद क्यों आया। नीतीश ने दावा किया कि 8 जून की शाम दिशा जुहू में एक पार्टी में शामिल हुई थी और उस पार्टी में एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक एक्टर का भाई और एक बड़ा नेता शामिल हुआ था। पार्टी से निकलने के बाद दिशा अपने घर मलाड गईं। उस फ्लैट पर रोहन भी था। फ्लैट से नीचे गिरकर दिशा की मौत हो गई। नीतीश ने कहा, रोहन और उसके दोस्त अगले दिन 9 जून को ही दिशा की अंत्येष्टि सूचना मित्रों को दे रहे थे। यदि 9 जून को दिशा की अंत्येष्टि हो गई
तो 11 जून की दोपहर भगवती हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किसका हुआ था? नितेश राणे ने कहा, रोहन ये बात जानता है, मुझे 8 जून को जो हुआ उसके बारे में पता है। अगर वो सीबीआई को नहीं बताता तो मैं खुद बता दूंगा। राणे ने सवाल उठाया, रोहन दिशा केस का मुख्य गवाह है, लेकिन वही इस जांच का हिस्सा नहीं है। नितेश राणे शुरू से इस बात को उठाते आ रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत मामले के तार आपस में जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में एक रसूखदार नेता भी शामिल है। इसके पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सामान्य समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है और इसलिए मुझे निपटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया जिसमें शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा और देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते और माफिया लवर भ्रष्ट सोनिया सेना नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कंगना रनौत मुंबई से वापस अपने मंडी स्थित गांव पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला बोल रही हैं। कंगना ने कहा कि मैंने फिल्म माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों और उसके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, जो उनके प्यारे बेटे आदित्य ठाकरे के साथ हैं। यह मेरा बड़ा अपराध है, इसलिए अब वे मुझे फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन किसे फिक्स करता है। कंगना का कहना है कि उन्होंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफियाओं और इनके ड्रग रैकेट का खुलासा किया। इस बात से उद्धव ठाकरे नाराज हैं क्योंकि उनका बेटा आदित्य उनके साथ है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सामान्य समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। ये मेरा बड़ा अपराध है और इसलिए मुझे निपटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया जिसमें शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा और देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं, अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते और माफिया लवर भ्रष्ट सोनिया सेना नहीं होती तो मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होती। पब्लिक और मीडिया को न्याय के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही हैशटैग में उन्होंने शेम ऑन महाराष्ट्र सरकार भी लिखा। कंगना ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सोनिया सेना की सत्ता बाहर होगी। उन्होंने लिखा, क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से तानाशाही कर सकते हैं? ये आपको और आपकी पूरी सोनिया सेना के सत्ता से बाहर होने का वक्त भी हो सकता है। नहीं, क्या ये राजनीति में आम बात नहीं है? सत्ता गतिशील है और वह हर वक्त बदलती है। जो आपको लगता है आपके पास स्थायी रूप से रहने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई के आने से 6 दिन बाद वापस अपने घर मनाली लौट गईं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारी मन से मुंबई से रवाना हो रही हूं। इतने दिनों में जिस तरह से मुझे डराया धमकाया गया, मेरे दफ्तर को तोड़ने के बाद मेरे घर को भी निशाना बनाया गया, जिस तरह से मेरे इर्द गिर्द सशस्त्र बल वाली सिक्योरिटी तैनात की गई, मुझे कहना ही होगा कि पीओके से तुलना वाला मेरा बयान कुछ गलत नहीं था। कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। कंगना रनौत ने कहा, मैंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है, मैंने उसके बारे में ये बात की। वह यहाँ पर हमारे सब के अभिभावक हैं। जिस तरह से मेरे साथ जो सलूक हुआ उसके बारे में बात हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा ताकि युवा लड़कियों सहित सभी नागरिकों का विश्वास सिस्टम में बना रहे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राज्यपाल ने एक बेटी की तरह मेरी बात सुनी। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था और इसके बाद उन्हें महानगरी में एंट्री को लेकर धमकियां मिलने लगी थीं, जिसके बाद शिवसेना से कंगना की जुबानी जंग बढ़ती चली गई। कंगना के खिलाफ शिवसेना की बयानबाजी और तीखे तेवर को देखते हुए कंगना के पिता ने बेटी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कंगना रनौत पर निशाना साधा तो कंगना ने भी उन्हें पलटकर करारा जवाब दिया। जया बच्चन ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से कहें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। उन्होंने एक वक्तव्य ऐसे लोगों के लिए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया ने कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था बेहद बुरे हालात में है, लोगों का ध्यान हटाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। संसद में जया बच्चन के बयान पर कंगना की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते, शोषण किया गया होता, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करती और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। 26 अगस्त की शाम एक ट्वीट में कंगना ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। वेटरन एक्ट्रेस ने राज्यसभा में कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री से कई वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार को मनोरंजन इंडस्ट्री के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि यह इंडस्ट्री हर बार सरकार की मदद के लिए आगे आती है। समाजवादी पार्टी की सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बेहद अहम है कि सरकार इस इंडस्ट्री का साथ दे, सिर्फ इसलिए उसकी हत्या न करे क्योंकि कुछ लोग बुरे हैं। आप पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं कर सकते। यह इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान दिलाती है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा, मैं कल बेहद शर्मिंदा हुई जब लोकसभा में हमारे एक सदस्य ने, जो कि इंडस्ट्री से ही हैं, इंडस्ट्री के खिलाफ बोला। ये एक शर्मनाक बात है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के बयान पर यह कहा था। सोमवार को उन्होंने कहा था कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है। रवि के अनुसार पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। असल में जया बच्चन उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत सहित शरद पवार से लेकर कांग्रेस इसे दोहरा रही है। मामला ड्रग कनेक्शन का है तो आखिर जया बच्चन को यह बात इतनी बुरी क्यों लगी? क्या बॉलीवुड की इस खामी को दूर नहीं किया जाना चाहिए? क्या बकौल जया बच्चन बॉलीवुड सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो उसे कुछ भी सरेआम करने की इजाजत दे दी जानी चाहिए? क्या जब एक लड़की उद्धव ठाकरे के खिलाफ है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोले तो उसके दफ्तर को तोड़ दिया जाना चाहिए और मुंबई से भाग जाने की धमकी देनी चाहिए? जया को इन सारी बातों का जवाब तो देना ही होगा। अगर नहीं तो ये माना जाएगा कि वह भी उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड बदनाम है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया और सत्र शुरू होने के ठीक पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ अमेरिका चले गए। सोनिया राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर जाने से लोग सवाल कर रहे हैं, क्या संसद के मानसून सत्र में चीन के खिलाफ बोलने से बचने के लिए सोनिया राहुल अमेरिका निकल गए? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद से ही राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी नेता काफी जोर शोर से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कई ऐसे ट्वीट्स किए थे जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, लेकिन अपनी बातों के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाए वे। अब जबकि उन्हें एक मौका मिला था संसद में अपनी बात रखने का, तो वे चुपचाप अमेरिका चले गए। सवाल ये है कि क्या चीन के खिलाफ बोलने से राहुल गांधी बचना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता है और इसके बदले राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से मोटी रकम बतौर चंदा मिलती रही है। इसी वजह से लोगों का ये कहना है कि सत्र के दौरान चीन के खिलाफ कुछ बोलना न पड़े या उसकी आलोचना न करनी पड़े, इसलिए अमेरिका चले गए। दरअसल राहुल गांधी अक्सर उस समय ही विदेश यात्रा करते हैं जब देश में किसी न किसी मुसीबत का सामना करना होता है। यही नहीं, कई अहम मौकों पर तो वे देश छोड़कर तब भी भाग गए जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत थी। राहुल गांधी के इन विदेश यात्राओं पर जाने से लगता है जैसे वे चुनौतियों को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। जाहिर है राहुल पलायनवादी राजनीति के प्रतीक बन गए हैं।
राहुल साल में 2 से 3 बार विदेश टूर पर नियमित तौर पर निकल जाते हैं, लेकिन वे सवाल पीएम मोदी के विदेश दौरों को लेकर उठाते हैं। संसद सत्र से पहले विदेश यात्रा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। क्या वे राजनीति को लेकर गंभीर हैं या फिर इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह कर रहे हैं? इस साल की शुरुआत भी राहुल ने विदेश दौरे से ही की थी। वे 31 दिसंबर को अपनी नानी और बाकी लोगों के साथ नया साल मनाने इटली गए थे और 11 जनवरी को स्वदेश लौटे। अपनी विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी को उस समय काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय सीएए के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हर अहम मौके पर पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर विदेश भाग जाते हैं। हाल ही में इसका उदाहरण तब भी देखने को मिला जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति बनानी थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं चले गए थे। हालांकि जब भी उनकी ऐसी हरकतों पर सवाल उठने लगते हैं तो उनकी पार्टी उनका बचाव करने लगती है। पिछले जून में सहारनपुर और मंदसौर पर अपनी सियासी नौटंकी करने के बाद वो अचानक इटली चले गए और कहा कि नानी से मिलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को ये आदत विरासत में मिली है। राहुल के पिता राजीव देश में प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय वायु सेवा में नियमित कर्मचारी थे। राहुल के पिता राजीव गांधी पायलट थे। सन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भारत सरकार ने सभी पायलट्स की छुट्टियां रद्द कर दी थीं। उस दौरान इंडियन एयरलाइंस में सिर्फ एक पायलट को छुट्टी दी गई थी और वह थे कांग्रेस के युवराज और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी।